हेलो साथियों, मैं शिवानी दाइमा आपके अपने चैनल एजुकेशन एनिमेट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डेली आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़ती है एम लक्ष्मीकांत से, यानी कि राज्य व्यवस्था से, जिसमें आपका टॉपिक मैं आपको लेके चल रही हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिक, तो सारे चैप्टर पढ़ाए जिसमें आपका मूल अधिकार जारी है। तो अगर आप कोई चैप्टर चाहें तो 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इसको बहुत छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि चैप्टर सबसे लंबा है एम लक्ष्मीकांत के अंदर और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो बहुत धीरे धीरे इसको समझते चलेंगे छोटे छोटे टॉपिक क्लास के अंदर। तो याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाने वाली थी मूल अधिकार पढ़ाया था। मूल अधिकार में मैंने आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताया था कि आपका 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें आपको अनुच्छेद 12 मैंने आपको पढ़ा दिया था, अनुच्छेद 13 पढ़ा दिया था। और आज हम बात करने वाले समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है कि समानता का अधिकार किस प्रकार दिया हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले। याद रखना आपको जो है समानता का अधिकार। तो सबसे पहले आपको डालना कि विधि का जो शासन होता है, यानी कि विधि के समान क्षमता होती है और विधि के समान संरक्षण होता है, वो किस प्रकार अलग है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के टॉपिक की। विधि की समान क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। तो याद रखना, इसके बारे में टॉपिक के बारे में क्लियर चर्चा करने वाले। तो याद रखना अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है उससे स्टार्टिंग होती है समानता के अधिकार की। तो अनुच्छेद 14 आपके लिए क्या कहता है, क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें आपको याद रखना अनुच्छेद 14 में कहा गया है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समान क्षमता व विधि के समान संरक्षण संरक्षणों के अधिकार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के लिए, सॉरी सभी व्यक्ति लिख लेना, वे सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष सत्ता तथा विधि के समान संरक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे। अब चाहे वो भारतीय नागरिक हो, भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी, सभी को यह प्राप्त होगा, सभी को यह अधिकार प्राप्त होगा। व्यक्ति से अभिप्राय, भारतीय व्यक्ति से अभिप्राय, व्यक्ति से अभिप्राय अभिप्राय सिर्फ, याद रखना, सिर्फ नागरिक से नहीं है, बल्कि भारतीय कंपनियां, संवैधानिक निकाय, प्रशासन आदि शामिल है, प्रशासन आदि शामिल है। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। और विधियों के समान संरक्षण अमेरिकी के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ तक लिख के बताई थी, उसके बाद शायद आपको यहाँ तक दिखने जाओगे। एक बार देख लेते हैं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
तो बिल्कुल क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना ध्यान से। मूल अधिकार का तो एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना होता है कि किस प्रकार उल्लेखित है। तो याद रखना, जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी कि विधि की समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है, किस प्रकार अलग होता है, किस प्रकार किस व्यक्ति को कितना आरक्षण, सारे बहुत बड़ी चर्चा होने वाली इस क्लास के अंदर, याद रखना। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाली थी कि विधि के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण की बात, विधि के समान क्षमता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय व्यक्ति हो, सभी को ये अधिकार प्राप्त होगा, किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इनके सभी के लिए अधिकार होता है। कुछ अधिकार ऐसे सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए होता है। अगर भारतीय व्यक्ति से यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ कंपनियां ले सकते हैं, संस्था ले सकते हैं, संवैधानिक निकाय ले सकते हैं, प्रशासन ले सकते हैं, तो सभी को अधिकार प्राप्त होता है। अगर आप बात करते हैं विधि के समक्ष क्षमता, तो विधि के समक्ष क्षमता का जो प्रावधान है वो आपको ब्रिटिश संसद से प्रभावित है, और विधियों का समान संरक्षण का जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अब हमको चर्चा ये करनी है कि विधि की समक्ष क्षमता किस प्रकार अलग है विधि के समान संरक्षण से, और कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, इस बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा लिख के इसी पेज में चर्चा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखते हैं, ये नहीं मिटाना था, तीन तीन पॉइंट के अंदर रखेंगे। तीनों पॉइंट इस प्रकार एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, तो याद रखना। पहला संदर्भ जो दिया था, यानी कि मैंने विधि की समक्ष क्षमता का पहला संदर्भ शामिल ए की अगर बात करते हैं, एक पॉइंट डाल के करना जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और इसी के अंदर आपको बी पॉइंट डालना, तो बे पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखना, किसी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा, साधारण विधि तथा साधारण विधि न्यायालय, विधि न्यायालय में समान व्यवहार। अगर बी सी आवास से की बात करते हैं तो सह पॉइंट में इसको लिखना है। थर्ड बिल्कुल हिंदी के अंदर लिखते चलेंगे तो याद रखना, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, सेकंड पॉइंट बताया था, इसी के अंदर आप थर्ड पॉइंट की बात करते हो, थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अब किस आधार के व्यक्ति किस आधार के ऊपर नहीं होता था, तो कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच यहाँ पे ऊंचा नीचा विधि के ऊपर नहीं होगा, विधि के ऊपर नहीं होगा, यानी कि विधि से ऊपर नहीं माना जाएगा, ऊपर नहीं होगा। दूसरा संदर्भ संदर्भ में शामिल, इसकी अगर आप बात करते हैं तो याद रखना, इसको भी इसी पॉइंट के अंदर लिखते रहेंगे। तो पहले आपको ये बताइए जिसको आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखना, पहला संदर्भ यानी कि विधि के समक्ष क्षमता का दिया गया तो ब्रिटिश प्रावधान में है, ब्रिटिश संविधान में, उसमें शामिल है कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होगी, साधारण विधि तथा साधारण विधि न्यायालय में समान व्यवहार होंगे किया जाएगा, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, यानी कि अमीरी गरीबी के ऊंचे नीचे स्थान पे, यानी कि इसके आधार पे कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। तो विधियों द्वारा प्रदत्त, अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखना, विधियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों और याद रखना दायित्व, यानी कि जो हमारे ऊपर उल्लेखित दायित्व होते, दायित्वों को साथ साथ समान रूप से रखे जाएंगे, यानी प्राप्त किए जाएंगे, रखे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बे पॉइंट की बात करते हैं तो बे जैसे कि इसमें बताया हुआ था कि साधारण विधि न्यायालय में समान व्यवहार होगा, तो समान व्यवहार याद रखना
किसी भी व्यक्ति को अलग से नहीं रखा जाएगा, समान व्यवहार दिए जाएंगे विधि के सभी व्यक्तियों के लिए। विधि के सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे, समान नियम होंगे, यानी कि अलग से किसी के लिए नहीं होगा। और 7 पॉइंट की अगर इसके अंदर बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कानून से ऊपर किस प्रकार नहीं होगा, इसके बारे में याद रखना, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा याद रखना, विधि के समान संरक्षण का जो प्रावधान है, विधि के समान संरक्षण का एक दूसरे से अलग है। याद रखना, अधिकार प्राप्त होंगे इस प्रकार। पहला संदर्भ समझोगे, याद रखना बिल्कुल। पहला संदर्भ नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक। लेकिन दोनों ही बात किसकी करते हैं, समान व्यवहार और विधि के समान संरक्षण की, विधि के सम क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन दोनों ही, याद रखना, दोनों ही नियम विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बता देते, थोड़ा अगर रह जाएगा तो बोल के बता दूं, शायद यहीं तक दिख पा रहा होगा, एक बार देख लेते हैं, दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा। तो बिल्कुल जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, विधि के समान संरक्षण और विधियों का समान संरक्षण, याद रखना, विधियों के समान संरक्षण क्षमता। तो मैंने बताया था विधि का जो समान क्षमता होती है वो तो आपका ब्रिटिश संविधान से प्रभावित और अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। विधियों का समान संरक्षण अलग किस प्रकार है, संदर्भ की बात करनी है तो पहला संदर्भ जो दिया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछले पेज पे, तो एस में दिया हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति होगी, अनुपस्थिति यानी कि किसी व्यक्ति के लिए अलग से विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो साधारण विधि तथा साधारण विधि न्यायालय में समान व्यवहार होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, कानून से ऊपर नहीं होगा, अमीरी गरीबी या ऊंची नीची के आधार पर, ठीक है ना। दूसरे संदर्भ में शामिल की बात करते हैं तो ए पॉइंट दिया है, विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा जो आपको दायित्व प्राप्त होते हैं, अध्यारोपित दायित्व की बात करते हैं तो को साथ साथ समान रूप से रखा जाएगा, यानी कि दोनों अधिकार, जो आपका दायित्व, आपका जो है कर्तव्य दायित्व बोल सकते हैं, और आपके अधिकार दोनों एक व्यक्ति के ऊपर लागू होंगे समान तरीके से, ठीक है ना। विधि के सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे, अलग से किसी के लिए नियम नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी को अलग से कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार पहला संदर्भ नकारात्मक, कुछ नकारात्मक सृष्टि देता है, यानी कि सिर्फ न्यायालय में ऐसा कुछ देता है, ये आपका बिल्कुल अलग तरीके से दिखा हुआ है कि समान अधिकार बिल्कुल डिटेल में, जैसे तुम्हारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है। तो नकारात्मक संदर्भ देता है, जो कि दूसरा सकारात्मक, लेकिन दोनों ही संदर्भ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका विधि, अवसर और न्याय की समानता, ठीक है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी हुई है कि समान एवं असमान व्यक्ति, असमानता का कोई अलग अलग नहीं रखा जाएगा, यानी कि किसी भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा खुद कहा गया, प्लीज पॉइंट के अंदर लिख लेना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि समान तथा असमान को अलग अलग नहीं रखा जाएगा, समान लेके चलना पड़ेगा। जहां पे ऐसा होगा वहां 14 अनुच्छेद 14 जो वो समाप्त हो जाएगा, वहां से अनुच्छेद 14 हटा दिया जाएगा, यानी कि समान और असमान के ऊपर अलग अलग रखा जाएगा तो अनुच्छेद 14 वहां से हट जाएगा, इस प्रकार उल्लेखित, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि विधि का शासन क्या होता है, तो विधि का शासन किस व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार के नियम दिए गए थे, विधि का शासन क्या होता है, उसके अपवाद किस प्रकार है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करने वाले विधि के शासन की। विधि का शासन, हेडिंग डालते रहना, इंपोर्टेंट है, विधि का
शासन। इसमें आपको लिखना याद रखना ब्रिटिश न्यायवादी हुए थे, नाम याद रखना जरूरी, ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी। डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समक्षमता ही विधि का शासन का मूल तत्व है। मूल आधार है। इनके द्वारा कुछ प्रावधान दिए गए, प्रावधानों का आपको पढ़ना तो याद रखना। 3 अवधारणा दी थी उन्होंने, इनके द्वारा दी गई 3 अवधारणा। अब याद रखना अवधारणा को हमको पढ़ना और देखना कि भारत में संविधान में लागू होती है नहीं होती है। अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने वाले। तो अवधारणाएं किस प्रकार है? 3 अवधारणाएं। भारत के संविधान में वो है या नहीं है इसको भी समझना, याद रखना, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, याद रखना इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। इच्छाधीन अनुपस्थितियों की बात करते हैं, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, इसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए अलग से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसके अंदर फर्स्ट आपकी अवधारणा होगी। सेकंड अगर अवधारणा की बात करते हैं तो सेकंड अवधारणा में आप देखते हो तो याद रखना विधि के समक्ष समान अधिकार के समक्ष समता का अधिकार। इसके द्वारा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं रखा जाएगा। ऊंच नीच गरीबी अमीरी के आधार पर याद रखना नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार थर्ड पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट याद रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताने वाली, याद रखना व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। संविधान व्यक्तिगत, याद रखना व्यक्तिगत अधिकारों की अनुपस्थिति याद रखना। ठीक है ना। तथा संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम होगा। ये 3 उल्लेखित किए गए, याद रखना। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको बताना है कि भारत के संविधान है नहीं, तो याद रखना उपयुक्त अवधारणाओं में से पहली 2 अवधारणाएं भारतीय संविधान में लागू होती है, लेकिन तीसरी अवधारणा
लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्या कारण है, ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी, याद रखना। लेकिन एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा, फोन है नहीं इसलिए प्लीज कमेंट। तो आपको जैसा कि मैं बिल्कुल राइट, आपको थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा तो याद रखना, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ तो उसको समझते चलना, कॉपी में लिखते चलना। ब्रिटिश न्यायवादी हुए थे एवी डाइसी। एवी डाइसी ब्रिटिश न्यायवादी हुए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। वो न्यायवादी थे, उनके द्वारा संविधान के बारे में किस प्रकार को लिख दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखना, जैसा कि चर्चा के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनका मानना था कि विधि के, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ब्रिटिश संसद में जो है, ब्रिटिश संविधान के अंदर विधि के समक्ष क्षमता है, न कि विधियों का समान संरक्षण जैसे कि अमेरिकी संविधान में। तो उसके बारे में कहा गया था कि विधि के समक्ष क्षमता जो है वो विधि का शासन का मूल अधिकार है, मूल तत्व है, सॉरी मूल आधारित तत्व है होगा। यानी इसके द्वारा 3 अवधारणाएं दी गई थी। 3 अवधारणा कौन सी थी, वो भारत के संविधान में उल्लेखित है या नहीं है, लागू होती है नहीं होती है, इसके बारे में आपको समझाने वाली। तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप अवधारणा देखते हैं तो इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष का मानना है कि हाँ भाई मेरे को तो अलग से अधिकार चाहिए, मेरी अच्छा है या मेरे अलग से शक्तियां चाहिए, तो इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति होती है भारत के अंदर। नेक्स्ट, यानी कि इनके द्वारा अवधारणा दी गई थी, इसका भी पढ़ा है आप ऐसे ले सकते हो कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कोई व्यक्ति है उसके अलग से अधिकार नहीं देखा जाएगा बल्कि समान अधिकार होगा सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बी पॉइंट की आप बात करते हैं तो बी पॉइंट इसके अंदर आपको हो जाता है, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता, सॉरी विधि के समक्ष क्षमता अधिकार इसके द्वारा कहा गया है कि विधि के समक्ष क्षमता का जो अधिकार है वो कहा गया था, इसके द्वारा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। अमीरी गरीबी ऊंचाई नीचे के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊपर नहीं रखा जाएगा कानून से, कानून का विशेष अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हो तो व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता तथा संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। याद रखना, व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है संविधान, ऐसा कहा गया है। तो 3 अवधारणा दी गई जिसमें से आप देख सकते हैं 2 जो पहली अवधारणा वो भारत के संविधान में लागू होती है, बल्कि तीसरी अवधारणा लागू नहीं होती है। अवधारणा लागू क्यों नहीं होती है कि भारत का अधिकार जो है उसमें संविधान ही व्यक्तिगत अधिकारों का मूल तत्व है, ना कि व्यक्तिगत अधिकार संविधान का। याद रखना, व्यक्तिगत अधिकार जो है वो संविधान ही है, याद रखना, इस प्रकार दिया हुआ, ठीक है, संविधान ही व्यक्तिगत अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको मिटा लेते हैं, आगे चर्चा करने वाले हैं। तो विधि समता के कुछ अपवाद दिए हुए भारत के संविधान में, यानी संविधान में किस प्रकार का अपवाद दिया हुआ, अपवाद के बारे में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अलग से अधिकार नहीं दिया, इसके बारे में चर्चा करने वाले कि किस प्रकार के अपवाद है भारत के अंदर समता का। समता के अपवाद की बात करेंगे तो समता का अपवाद, हेडिंग जरूर डालते चलना, याद रखना, समता का अपवाद। अपवाद की बात करते हो तो याद रखना अपवाद की, जैसे कि विधि की समक्ष क्षमता जो है उसका पूर्ण नहीं है, भारत के अंदर पूर्ण नहीं माना गया। पूर्ण क्यों नहीं माना गया, उसके कुछ अपवाद दिए हुए हैं। अपवाद किस प्रकार है, पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद के कारण। अपवाद क्या है, अब याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल, सबसे पहले पॉइंट डाल के चलना है, एक पॉइंट करके। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल निम्न शक्तियां प्राप्त, अनुच्छेद और डाल लेना, अनुच्छेद किसके द्वारा ये शक्ति दी, तो 361, ठीक है ना, अनुच्छेद 361। फर्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, पॉइंट एक एक करके चलना है, याद रखना, जैसा कि कुछ मैं लूंगी कुछ आप लिखते हैं जिससे कि जल्दी हो जाए चैप्टर, याद रखना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो, राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने कार्यकाल में कही गई बात या किसी मत के लिए देश के किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होती।
नहीं होंगे। अब याद रखना अपवाद किस प्रकार होगी, शायद आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको लिखने के बाद अगर मैं फिर समझा दूँ, समझ में नहीं भी आया हो, तो जैसा कि आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हो इसी के अंदर आप बात करते हो, तो याद रखना सेकंड पॉइंट में राष्ट्रपति व राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल से कह सकते हो, पदावधि के दौरान देश के किसी न्यायालय में उनके विरुद्ध यानी कि कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है ना, उनके विरुद्ध की जा सकती है। थर्ड पॉइंट की छोटे छोटे पॉइंट के अंदर बात रखनी है। आता है फर्स्ट पॉइंट आपका मेन पॉइंट जो ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट ये आता अंदर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति व राज्यपाल की पदावधि के दौरान, पदावधि या कार्यकाल कुछ भी लिख सकते हो, पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या कारावास का केस किसी न्यायालय में जारी नहीं किया जा सकता। जारी नहीं हो सकता। इसी के अंदर इसका फोर्थ क्लॉज दो दे रखा। फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए किसी भी राष्ट्रपति व राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य की किस प्रकार चर्चा की गई, तो याद रखना व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए, व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए, दीवानी या फौजदारी, याद रखना किसी भी कार्य के लिए कोई मुकदमा, दीवानी मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं आपको बोलते चल रही, पॉइंट आप लिखते चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी, याद रखना कि किस प्रकार के अपवाद दिए हुए भारत के संविधान के अंदर समता के, तो समता के अपवाद किस प्रकार, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो मैं आपको समझा दूंगी। याद रखना जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि विधि के समक्ष क्षमता का पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद है। अपवाद के कारण क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल निम्न शक्तियां प्राप्त होती है। इनको निम्न शक्ति किस प्रकार होती है, तो निम्न शक्तियों में आप देख सकते हो कि सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, इसका क्लॉज दे रखा अंदर से, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है, इसका फर्स्ट ये हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल अपनी कार्यकाल में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा, यानी उत्तर नहीं दे देगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर देखते हो तो राष्ट्रपति व राज्यपाल की पदावधि के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में कोई भी विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट अगर आप देखते हो तो इससे मिला जुला पॉइंट है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या कारावास का केस किसी भी न्यायालय में जारी नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से लिए गए किसी भी बात के लिए, किसी भी बात के लिए कार्यकाल में, याद रखना, के लिए दीवानी मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यदि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया की जानी है, तो ये पॉइंट प्लीज लिख लेना, शायद आपको दिख नहीं पाएगा यहाँ तक। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया की जानी है तो उसका याद रखना प्रक्रिया होने से 2 महीने पहले उसको सूचना देनी होगी राष्ट्रपति व राज्यपाल को, उसके बाद ही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार दिया होगा कि किसी के लिए विषय करनी है, तो ये इसके कुछ अपवाद आप समझ के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी के पॉइंट की बात करते हैं कि अपवाद के थोड़ा बड़े पॉइंट है, उसमें आप यहाँ पे देखते हैं कोई व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का
पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो पॉइंट इसकी क्या होने याद रखना, कोई व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा, सेकंड पॉइंट उसका याद रखना इसी का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति संसद या संसद की किसी समिति का, संसद या संसद की किसी समिति के बारे में आप समझ गए होंगे शायद, तो याद रखना या राज्य विधानसभा ले सकते हो, या राज्य विधानसभा, विधानसभा का की कार्यवाही का प्रसारण, कार्य वस्तु या कार्यवाही लिख सकते हो, कार्य वस्तु लिख लेना प्लीज, कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु, इस प्रकार लिखना, विषय वस्तु का प्रसारण समाचार पत्र में करे तो उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, यानी कि संसद की जो कार्रवाई होती है उसका प्रकार वो करता है, दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ये 361 के तहत याद रखो, तो अनुच्छेद भी लिखते चलूंगा, अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखते चलना कि किस अनुच्छेद के द्वारा क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो याद रखना, संसद या उसकी किसी भी समिति से, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इसके अंदर। सेकंड पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट इसका हो जाएगा, संसद या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए मत पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। पर इसकी बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा हो जाता है, अनुच्छेद 105 हो जाता है, याद रखना, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो याद रखना, राज्य की किसी भी विधानसभा या विधानमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य द्वारा, या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा, सॉरी मैं किसी सदस्य द्वारा कही गई, याद रखना अनुच्छेद थोड़े अलग होंगे इसलिए बता रही हूँ, कही गई बात या दिए गए मत विरुद्ध दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा। इसमें अगर आप अनुच्छेद की बात करते हो तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 194, ठीक है। शायद आपको यहीं तक दिख पा रहा होगा, एक बार देख लेते हैं, थोड़े पॉइंट आप लिख लेना, इसी प्रकार जल्दी थोड़ा क्लास हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो संसद या संसद की किसी भी समिति का सदस्य है, तो उसके लिए कही गई किसी बात या दिए गए किसी बयान से संबंधित विषय का जो आपका विषय वस्तु होती है उसका प्रसारण सीधे समाचार पत्र में करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा, दीवानी फौजदारी मुकदमा। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो संसद या उसकी किसी भी समिति के सदस्य द्वारा, समिति में कहे किसी भी संसद के सदस्य द्वारा किसी भी बयान या दिए गए मत के लिए
द्वारा भी दीवानी मुकदमा फौजदारी नहीं चलाया जाएगा। ये भी आपका अनुच्छेद किसके द्वारा, तो अनुच्छेद 105 के द्वारा ये आपको अधिकार प्राप्त है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट अगर पॉइंट करते हैं तो आपका संसद की होगी, संसद में 105 आपका अनुच्छेद लागू होगा। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं राज्य विधानमंडल के बात में, तो याद रखना राज्य विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कहेगी राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा किसी भी बात या मत के लिए प्रति या विरुद्ध कोई मुकदमा फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अनुच्छेद कौन सा जाता है, अनुच्छेद 194, इस प्रकार लिखना है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट करते हैं तो याद रखना, जैसा कि अनुच्छेद 31 ग जो है, अनुच्छेद 31 ग की बात करते हैं तो अनुच्छेद ग अनुच्छेद 14 का अपवाद बताया जाता है। अनुच्छेद 14 का अपवाद किस प्रकार है, अनुच्छेद 31 ग में याद रखना राज्य के विधान के, राज्य की विधि के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंदर क्रियान्वयन के संबंध में कोई भी, याद रखना अनुच्छेद 39 जो उसकी उपधारा ख और ग वो उसमें समावेश की गई, किसमें, अनुच्छेद क में, जिसके द्वारा ये आपका अपवाद बताया गया अनुच्छेद 14 का। तो अनुच्छेद 14 का अपवाद है, लेकिन न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का उल्लेख दिया गया है कि जहां पे अनुच्छेद 14 लागू होगा वहां से आपका अनुच्छेद 31 हट जाएगा, लेकिन जहां पे अनुच्छेद 31 गया होगा वहां से अनुच्छेद 14 हट जाएगा, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग रखे जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति जो आपका कूटनीतिक व्यक्ति है, आपका विदेशी राजदूत है, इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का कोई कूटनीतिक व्यक्ति, उसके द्वारा भी ऐसा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस प्रकार के उल्लेख दिए गए इसके अपवाद के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पॉइंट रखना कि कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किस प्रकार है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध वो आपको देखना है। बात करते हैं कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। पॉइंट बिल्कुल डाल के चलना, जैसे कि याद रखना वहां तक मैंने आपको बताया था उसके अपवाद बताए थे, वहां तक आपका अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 की अगर बात करते हैं यह व्यवस्था दी गई कि राज्य के किसी भी नागरिक के लिए, अनुच्छेद 15 द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक के लिए लिख लेना, नागरिक के साथ नागरिक के प्रति केवल जाति, धर्म, लिंग और आपका जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर विभेद प्रतिबंध है। आप याद रखना, आधार पर विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं होगा। यहां दो शब्द उल्लेखित किए गए हैं, गलत उल्लेखित है विभेद। जिसका अभिप्राय क्या है, याद रखना, जिसका अभिप्राय किसी व्यक्ति के साथ विपरीत व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसका अभिप्राय ये हो जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ विपरीत मामला नहीं होगा। किस अभिप्राय है कि किसी के साथ इसके विपरीत मामला नहीं होगा। विपरीत यानी कि उसके पक्ष की बात ना करके विपरीत की बात की गई है, यानी कि याद रखना उसके विपरीत ऐसा कोई मामला नहीं होगा, विपरीत मामला नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो याद रखना वो हो जाता है केवल। इससे अभिप्राय है अन्य आधारों पर विभेद हो सकता है, विभेद
हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करते हो तो याद रखना दूसरी व्यवस्था में कहा गया, दूसरी व्यवस्था इसी के लिए दी गई थी, कहा गया कि किसी नागरिक के प्रति केवल जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, धर्म और ऐसे कुछ आधार। अब आधार कौन कौन से इसमें अलग से जोड़ा गया रखना, आधार जिसमें आपको लिखना है कि यात्राएं एवं सार्वजनिक धर्मशाला, होटल आदि में विभेद नहीं हो। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया हो, नहीं भी आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी पूरी। याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुकान सार्वजनिक स्थान या आपका होटल या आपका व्यक्ति सार्वजनिक धर्मशाला, जैसे कि मैं आपको यात्राएं, इनके आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इससे अलग कुछ प्रावधान दिए गए थे। फिर से एक बार समझा देती हूँ स्टार्टिंग से पूरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 15 में व्यस्त लिखी सिर्फ अगर आप अनुच्छेद 15 अकेला पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि केवल जैसे कि मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसकी अगर आप बात करते हो तो याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह व्यवस्था दी गई कि किसी भी नागरिक के प्रति केवल, ये जो वर्ड दिया गया है, केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं होगा। ये विभेद जो नहीं होगा, विभेद को लेकर विवाद इस प्रकार था कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विपरीत मामला दिया जा सकता है, विपरीत बात कही गई है, उसके पक्ष में ना कह गया, यानी कि इससे अलग कुछ किया जा सकता है। केवल का मतलब भी आप समझते हो, केवल जैसे कि आपको केवल इन्हीं के आधार पर, याद रखना अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ अलग से वो बताए गए थे, जिसकी इसकी दूसरी व्यवस्था दी गई। तो दूसरी व्यवस्था में क्या कहा जाता है, दूसरी व्यवस्था में यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी नागरिक के प्रति केवल जाति, धर्म, लिंग या आपका जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर तथा कुछ अन्य आधार किस प्रकार दिए गए, दुकान ले सकते हो, सार्वजनिक स्थान ले सकते हो, कुछ सार्वजनिक संस्था ले सकते हो, सार्वजनिक धर्मशाला या आपको होटलों में जाने पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के संभावित दूसरी व्यवस्था में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्रतिषेध बंधन किस प्रकार किया गया है। इसको भी ध्यान से समझना है कि इसकी जैसे उसके कुछ अपवाद बताए थे, मैं समझता कि इसके भी कुछ अपवाद है। अपवाद की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो याद रखना, अपवाद विभेद का प्रतिबंध के कुछ अपवाद। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको लिखना है कि अपवाद किस प्रकार है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखना है राज्य क्षेत्र में, जैसा कि आपको मैंने शायद आपको भी पता होगा, किसी भी व्यक्ति जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के लिए अलग से कुछ आरक्षण दे दिया जाता है। आरक्षण जैसे कि आप एडमिशन में छूट ले सकते हो, प्रवेश में छूट ले सकते हो। तो इस प्रकार के कुछ दिए गए, जिसको मैं आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि आपको याद रखना है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि, याद रखना, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति व महिलाओं के हित के लिए कुछ प्रावधान करे। उदाहरण के लिए, उदाहरण अगर आप देखते हैं तो देख लेना, उदाहरण के लिए
में छूट, प्रवेश में छूट तथा सीटों के लिए आरक्षण आदि। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो नेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार हो जाता है, जिसके बारे में बात करने वाले, याद रखना कि आर्थिक रूप से राज्य को अनुमति होती है, आपको जरूर लिखना है। अनुमति होती है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ प्रावधान रखे, जिसमें सीटों का आरक्षण, जैसे आदि ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे लेना है आपको, उदाहरण के लिए प्रवेश में छूट तथा एक ही आपको एग्जांपल लिखने हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल कुछ अलग ना समझा दूं, दोबारा समझाऊंगी, उसके अंदर आपको समझाऊंगी। थर्ड पॉइंट की बात करते तो थर्ड पॉइंट शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। थर्ड पॉइंट आप उसकी बात करते हो तो याद रखना कि अनुसूचित जनजाति के लिए प्रवेश के लिए छूट होती है, संबंधित कोई भी नियम बना सकता है, राज्य को अनुमति होती है कि अनुसूचित जाति या जनजाति व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए वर्ग से संबंधित वर्ग के लिए किसी भी क्षेत्र में छूट के लिए नियम बना सकती है। कुछ क्षेत्र में छूट के नियम बना सकती है। नियम की अगर बात करते हो कि किसी भी प्रकार का यदि फॉर्म भरा जा रहा है, किसी भी जॉब के लिए उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें फीस जो रखी जाती है कि ओबीसी के लिए इतनी फीस रखी गई है, जनरल के लिए इतनी फीस रखी गई है, एससी एसटी के लिए इतनी फीस रखी है, यानी कि फीस का जो आपका आंकड़ा होता है अलग से वो आरक्षण दिया जाता है, वो आपका राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, एक बार आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। जैसा कि मैंने आपको अपवाद बताई थी, अपवाद तो क्या होता है कि इसी के आधार पर विविध नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के अंदर अपवाद किस प्रकार दिए कि राज्य को अनुमति होती है अनुसूचित जनजाति व जाति व जनजाति तथा महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का नियम बना सकता है। नियम के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि प्रवेश में छूट मिल जाती है कि इतनी सीटें उन महिलाओं के लिए रखी गई अलग से, तो इस प्रकार का रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट की बात करते हैं तो अन्य रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए छूट के लिए कोई प्रावधान दे सकती है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रवेश में छूट दे सकती है, कितनी सीटें आवंटित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हो तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए फीसों की छूट दी जा सकती है। फीस यानी कि इस प्रकार कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसमें अलग से फीस रखी जाती है कि ओबीसी या एसटी के लिए इतनी, जनरल ओबीसी के लिए इतनी रखी गई है, एससी एसटी के लिए इतनी रखी गई है। फीस का आवंटन जो होता है, सीटों का आवंटन होता है, वो आपके इस आधार पर किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार का विविध इसके बाद बताया गया, जिसका आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट की बात करते हैं तो हमें इसके अंदर हेडिंग डालनी है आपको, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित, ठीक है। सॉरी पर शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग लिए आरक्षण।
अन्य पिछड़े वर्ग की बात कर सकते हो ओबीसी, ओबीसी के आरक्षण, ठीक है ना। तो आरक्षण की बात किस प्रकार की गई थी, कौन सा आपका संविधान संशोधन था, तो याद रखना 93 संविधान संशोधन 2005। संविधान संशोधन 2005 एक बार इसके अंदर इंक डाले तो उसके बाद आगे चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे। तो याद रखना थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ाई की कोशिश नहीं करूंगी इस क्लास के अंदर, इसी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे का जो रह जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा बोल के बता दी तो उसके बाद लिख के बता देंगे। तो 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रावधान को क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने आदर्श शैक्षणिक संस्थान अधिनियम लाया था 2006। धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि एक साथ पूरा अगर चैप्टर करवा देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा, और चैप्टर भी बहुत हार्ड होता है, थोड़ी लैंग्वेज समझने में आपको मुश्किल आएगी। तो इसलिए हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे इसके लिए। संविधान संशोधन 2005 को शामिल किया और इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने याद रखना, इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने एक आपका संशोधन लाया था, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 लाया गया तथा केंद्र सरकार के द्वारा दोनों प्रावधानों को स्वीकार कर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, 27% आरक्षण का प्रावधान रखा था। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए क्रीमी लेयर ध्यान रखना, क्रीमी लेयर में आपको बता दूं होता क्या है। तो क्रीमी लेयर को सिद्धांत को लागू किया जाता, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को मानते हुए थोड़ा मैं आपको बोल के बता दूंगी, आप लिख लें इससे आगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए किस प्रकार संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किस प्रकार रखा गया, तो कौन सा सबसे पहले आपको समझना है कि 93वें संविधान संशोधन 2005 को शामिल किया गया था और उसकी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रावधान यानी कि अधिनियम लाया था, जिसको आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006। इन दोनों को केंद्र सरकार ने आज पढ़ने के बाद यानी समझने के बाद इन दोनों को स्वीकार करते हुए अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान रखा था, जो आपको केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया था। और इसको याद रखना लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि इसके लिए क्रीम लेयर का सिद्धांत माना जाएगा। क्रीम लेयर का सिद्धांत क्या होता है आपको वो समझना जरूरी है। तो क्रीम लेयर सिद्धांत की आपको बता दूं, जैसा कि इन जो आपके कुछ निम्न आधार दिए गए कि इतने आधार पे यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, इससे ऊपर वाला अलग वर्ग में रखा जाएगा, जनरल में रखा जाएगा, अलग में रखा जाएगा, तो उनके लिए प्रावधान नहीं होते इस प्रकार की। ये आपको ये समझना है कि किसके लिए नहीं होगा, यहाँ पे देखना है कि किसके लिए नहीं होगा, नीचे लिखना आपको पॉइंट जिसके डाले, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि किसके लिए लागू नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको डालना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक,
महान्यायवादी तथा आपके महत्वपूर्ण जो आपके संस्थानों में बैठने वाले कोई भी आपके सचिव या आपका मुख्य जो अधिकारी, उसके लिए आपका प्रावधान ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। अन्य रूप से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण। दूसरी अगर आप बात करते हो तो दूसरा अगर पॉइंट देखते हो कि राज्य विधानसभा तथा विधानसभा में कोई भी व्यक्ति जो आपका मुख्य अधिकारी या उसका किसी भी सार्वजनिक या निजी कंपनी का अधिकारी क्यों नहीं ले, तो उसके लिए भी अधिकार लागू नहीं होगा, यानी कि 27% आरक्षण का अधिकार जो है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करते हैं तो सेना में कर्नल है आपका, सेना कर्नल से ऊपर किसी पोस्ट पे आधारित है, तो उसके लिए भी इस प्रकार का आपका प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी कि 27% आरक्षण जो दिया गया था वो आपका लागू नहीं होगा, रूप से पिछड़े वर्ग में वो नहीं आएगा, क्रीमी के बाहर होगा, यानी कि ठीक है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात क्रीमी यानी कि अन्य रूप से पिछड़े वर्ग में नहीं आएगा, उससे अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट की बात करते हो तो ग्रुप ए तथा ग्रुप बी यानी कि वर्ग ए वर्ग बी के जो आपका कानून 2 दिया था, यानी कि याद रखना कानून 2 में क्लास 2 के अधिकारी ले सकते हो, यानी कि इस निम्न प्रकार के अधिकारी हो जाते हैं किसी भी आईआईटी कानपुर या आपका आईएमएम्स के अधिकारी, इनकी बात हो जाए तो ये आपके होंगे, ये भी अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के बाहर रखे जाएंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। या आपका अगला पॉइंट ये ले सकते हो कि उल्लेखित जो भी आपका निजी उल्लेखित कुछ प्रावधान दिए होंगे। पहले आपको बता दूं कि 1993 में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था, जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि कितनी आपकी संपत्ति हो उस व्यक्ति को अनुरूप से पिछड़े वर्ग में नहीं रखा जाएगा, कितनी उसकी सैलरी हो, तो याद रखना आमदनी के आधार पर किस प्रकार रखा जाता है। 1913 में 1 लाख रखी गई थी आमदनी को। उसके बाद 2004 में पॉइंट लिख लेना प्लीज। 1901 में 1993 में बात करते तो 1 लाख, 2004 की अगर बात करते तो बदल के 2.5 लाख कर दी थी, 2008 की बात करते तो 4.5 लाख कर दी थी। वहीं 2013 की बात करते तो 2013 में 6 लाख कर दी गई थी आमदनी की राशि का आधार जो था, यानी कि अन्य रूप से पिछड़े वर्ग जिसकी राशि 6 लाख या 6 लाख से कम होगी वो आपके अनुरूप से पिछड़े वर्ग में आएगा तथा नहीं आएगा। 2013 तक आ गया था। 2017 में इसको किस प्रकार किया गया था, तो 2017 के अंदर याद रखना 8 लाख कर दी गई थी। वर्तमान अगर आप पूछते कि आमदनी का आधार क्या रखा गया अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, तो जिसकी राशि याद रखना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, सॉरी, तो याद रखना 8 लाख की जो राशि के नीचे के लोग हैं उनको इसके अंदर रखा जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो शायद आपको पूरा या आप ले सकते हो शहरी क्षेत्रों में जिनके ऊपर उल्लेखित जमीन से ज्यादा फ्लैट है, आपका ज्यादा जमीन है, उसका खुद का फ्लैट है, तो वो भी इस क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। अगला आप व्यापार वाणिज्य, आपका किसी भी खुद का व्यवसाय चालू कर रखा है तो बिजनेसमैन है, याद रखना, तो बिजनेसमैन भी इसके अंदर नहीं रखा जाएगा अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो शायद आपको पूरा समझ में आ जाएगा जिस प्रकार समझाने की कोशिश की गई है कि कौन सा किस प्रकार का आधार रखा गया था, कौन से इसके अपवाद है, कौन सा अनुच्छेद 14 है किस प्रकार उल्लिखित है, अनुच्छेद 15 किस प्रकार उल्लिखित है। तो आज जो आपको अनुच्छेद 14 15 में थोड़ा 15 में और जो भी रह गया होगा वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास करेंगे तो थोड़ा आप भी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ पाएगा। एक दिन जितना पढ़ा जाए प्लीज उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा शायद साथ के साथ। तो एक एम लक्ष्मीकांत अगर आप खुद पढ़ेंगे तो याद रखना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को आपको पूरी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितना आपको हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।